जैसा कि महान वैज्ञानिक सीवी रमन ने कहा था, किसी भी सवाल का जवाब प्रकृति में मौजूद है, हमें बस उसे खोजना है। और आज हम प्रकृति की एक ऐसी ही विशाल शक्ति, ब्रह्मपुत्र नदी और उससे जुड़े एक अहम सवाल पर बात करने वाले हैं। वो सवाल है भारत की जल सुरक्षा का। बिल्कुल। और आजकल ये मुद्दा काफी चर्चा में भी है। हाँ, आजकल सिंधु जल संधि को लेकर काफी बातें हो रही हैं। और इसी बीच मुझे लगता है असम के मुख्यमंत्री ने भी ब्रह्मपुत्र पर भारत के अधिकार को लेकर एक बयान दिया है। हाँ, वो भी एक महत्वपूर्ण संदर्भ है। तो हमारी आज की ये जो चर्चा है, ये इंडियन एक्सप्रेस में छपे एक लेख पर आधारित है। और हमारा इरादा है कि ब्रह्मपुत्र से जुड़े जो हाइड्रो जियोलॉजिकल तथ्य हैं, मतलब भूजल विज्ञान से जुड़े सच, उन्हें समझें। और वो जो एक आम चिंता है ना कि चीन शायद पानी रोक सकता है तिब्बत में। हाँ, उसी का विश्लेषण करना है कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है, क्या ये डर सही है। बिल्कुल। ये विषय देखिए, यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए तो खैर महत्वपूर्ण है ही, मुख्य और प्रारंभिक परीक्षा दोनों के लिए। हाँ। पर पानी और पड़ोसी देशों से जुड़े मुद्दों में दिलचस्पी रखने वाले हर किसी के लिए ये जानकारी काफी काम की साबित हो सकती है। सही कहा। तो आइए इस मुद्दे की तह तक चलते हैं। सबसे पहले वो जो एक आम धारणा है या कह लें डर है, हाँ, कि चीन तिब्बत में जो यारलुंग चांगपो है, जिसे हम भारत में ब्रह्मपुत्र कहते हैं, उसके भाव को कंट्रोल कर सकता है, मतलब बांध बनाकर या पानी रोककर। और इससे भारत के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। हाँ, ये बात अक्सर सुनने में आती है। और कभी-कभी लगता है कि शायद पाकिस्तान भी ऐसी बातों को हवा देता है। क्या इन बातों में वाकई कोई दम है? देखिए, जब हम इस लेख में दिए गए हाइड्रोजियोलॉजिकल आंकड़ों को देखते हैं, मतलब नदी के पानी और जमीन के नीचे की स्थिति से जुड़े वैज्ञानिक तथ्य, हाँ, तो तस्वीर बिल्कुल अलग नजर आती है। पहली और सबसे जरूरी बात यह है कि ब्रह्मपुत्र जो है वो मुख्य रूप से बारिश पर निर्भर नदी है। बारिश पर। हाँ, खासकर भारतीय मानसून पर। चीन के नियंत्रण वाले तिब्बती पठार से जो पानी आता है, वो ब्रह्मपुत्र के कुल सालाना बहाव का सिर्फ आप मानिए 30 से 35% हिस्सा ही है। अच्छा, सिर्फ 1/3? हाँ, लगभग उतना। और ये पानी भी ज्यादातर ग्लेशियरों के पिघलने से आता है, क्योंकि तिब्बत का जो इलाका है वो काफी सूखा है, बारिश वहाँ कम होती है। तो ये जो 30-35% पानी है, वो नदी के बेस फ्लो को बनाए रखने में मदद करता है। बेस फ्लो? हाँ, मतलब जो न्यूनतम बहाव होता है। हाँ बिल्कुल, जो न्यूनतम सतत प्रवाह होता है, खासकर सूखे मौसम में। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि 2/3 से ज्यादा पानी भारत के अपने स्रोतों से आता है। एकदम सही। करीब 65 से 70% पानी भारत की सीमा के अंदर ही नदी में जुड़ता है। अच्छा। और ये पानी आता कहाँ से है? पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियों पर जो जबरदस्त मानसूनी बारिश होती है, और सैकड़ों सहायक नदियां जो ब्रह्मपुत्र में आकर मिलती हैं उनसे। ठीक है। इसे समझने के लिए अगर हम बहाव की मात्रा यानी फ्लो रेट के आंकड़े देखें, हाँ। जिन्हें क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड में नापते हैं, मतलब हर सेकंड कितना घन मीटर पानी बह रहा है, तो जहां नदी चीन से भारत में घुसती है, अरुणाचल में तुतिंग के पास, वहां सूखे मौसम में बहाव होता है करीब 2000 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड। 2000 क्यूबिक मीटर, ठीक है। लेकिन जब यही नदी मॉनसून के पीक पर असम के मैदानों में पहुंचती है, तो बहाव बढ़कर 15,000 से 20,000 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड या कभी-कभी उससे भी ज्यादा हो जाता है। अरे बाप रे, 2000 से सीधा 15,000, 20,000! ये तो मतलब जबरदस्त बढ़ोतरी है मॉनसून में। हाँ बिल्कुल। तो इसका मतलब तो साफ है कि नदी की असली जान, उसकी ताकत, वो तो भारत के मॉनसून और यहाँ के भूगोल में ही है। एकदम सही कहा आपने। आंकड़े यही दिखाते हैं कि भारत अपनी पानी की जरूरतों के लिए, खासकर मॉनसून के दौरान जो भारी प्रवाह होता है, उसके लिए चीन से आने वाले पानी पर निर्भर नहीं है। ब्रह्मपुत्र की जो विशालता है, जो शक्ति है, उसका स्रोत मुख्य रूप से भारतीय भूभागी है। ठीक है, तो ये आंकड़े तो उस आम डर को मतलब सीधे तौर पे गलत साबित करते हैं, लेकिन फिर भी एक सवाल तो रहता है। चलिए मान लेते हैं, अगर भविष्य में चीन ने कोई बड़ी परियोजना बना ली और अपना वो 30-35% वाला हिस्सा कम कर भी दिया, तो असल में भारत पर क्या असर होगा? हाँ, ये एक दिलचस्प सवाल है और इसका जवाब शायद थोड़ा अलग है जैसा हम सोचते हैं। इस लेख का विश्लेषण ये बताता है कि अगर ऐसा होता भी है, जिसकी संभावना पर भी सवाल है, क्योंकि चीन ने आधिकारिक तौर पर ऐसा कुछ कहा नहीं है, तो भी भारत की जो ओवरऑल जल सुरक्षा है, उस पर इसका असर बहुत ही कम होगा। बहुत कम? हाँ, बल्कि यहाँ एक थोड़ी विरोधाभासी लेकिन महत्वपूर्ण बात सामने आती है। हाँ। अगर चीन से आने वाले बेस फ्लो कम होता है, तो इसका एक संभावित कह सकते हैं
सकारात्मक असर ये हो सकता है कि असम और पूर्वोत्तर के बाकी राज्यों में जो हर साल भयानक बाढ़ आती है, हाँ, शायद उसकी तीव्रता कुछ कम हो जाए। ये तो वाकई चौंकाने वाली बात हुई। मतलब हम पानी रोके जाने के डर की बात कर रहे हैं और आप कह रही हैं कि पानी कम होने से शायद कुछ फायदा हो सकता है। हाँ, विडंबना यही है। आप देखिए, अभी इसी वक्त जब हम ये बात कर रहे हैं, मानसून चल रहा है और असम के कई जिले गंभीर बाढ़ की चपेट में हैं। हाँ, खबरें आ रही हैं। लाखों लोग प्रभावित हैं। ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। तो इस क्षेत्र की जो असली और तात्कालिक समस्या है वो पानी की कमी की नहीं है, बल्कि पानी की अधिकता की है। बिल्कुल, पानी की अधिकता का प्रबंधन यानी बाढ़ नियंत्रण। इसलिए लेख का तर्क ये है कि भारत को चीन द्वारा पानी रोके जाने के काल्पनिक डर पर बहुत ज्यादा चिंता करने के बजाय अपनी ऊर्जा और संसाधन बाढ़ से निपटने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा बनाने, जो चेतावनी प्रणालियां हैं उन्हें मजबूत करने और जलवायु परिवर्तन की प्रभावों के लिए तैयारी करने पर लगाना चाहिए। सही बात है। और अगर इसे हम सिंधु जल संधि वाले हालिया मामले से जोड़कर देखें, हाँ, वहां तो दशकों तक एक अलग ही कहानी चली। संधि की शर्तों के कारण भारत अपने ही इलाके में पानी का पूरा उपयोग नहीं कर पाया, जिसका फायदा कथित तौर पे पाकिस्तान उठाता रहा। हाँ, वो एक अलग जटिलता है। तो अब जब भारत उस संधि पर पुनर्विचार और अपने अधिकारों की बात कर रहा है, तो ये ब्रह्मपुत्र के मामले में भी एक तरह से संदेश देता है कि हमें बाहरी निर्भरता की धारणाओं को चुनौती देनी चाहिए। जैसा असम के मुख्यमंत्री ने भी इशारा किया था, ब्रह्मपुत्र की शक्ति भारत के भूगोल, मानसून और यहाँ के लोगों की क्षमता में है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर इस चर्चा का सार यही निकलता है कि ब्रह्मपुत्र की जो असली ताकत है वो भारत के भीतर से आती है। चीन द्वारा इसके बहाव को खतरनाक तरीके से कंट्रोल करने की जो आशंकाएं हैं वो मौजूदा हाइड्रोजियोलॉजिकल तथ्यों के सामने मतलब काफी हद तक निराधार लगती हैं। हाँ, तथ्यों पर आधारित नहीं लगती। जरूरत इस बात की है कि हम क्षेत्रीय जल प्रबंधन को लेकर भावनाओं या भू राजनीतिक अटकलों के बजाय एक तर्कसंगत और तथ्यों पर आधारित नजरिया अपनाएं। बिल्कुल। और यहाँ से एक गहरा सवाल भी उठता है जिस पर शायद आगे सोचने की जरूरत है। क्या? कि ये जो भू राजनीतिक बयानबाजी है, पुराने डर हैं, इनसे हटकर पानी और जलवायु की जो जमीनी हकीकतें हैं उन पर आधारित एक सच्चा, सहकारी और असरदार क्षेत्रीय जल शासन तंत्र कैसा दिख सकता है? क्या हम ऐसी कोई व्यवस्था सोच सकते हैं जिसमें सभी देशों के हित भी सधे और नदी का जो अपना इकोसिस्टम है वो भी सुरक्षित रहे? ये वाकई एक बड़ा सवाल है और यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए तो ये पूरा विषय कई पहलुओं से जुड़ा है। आप देखिए, भारत की आंतरिक सुरक्षा, जल संसाधन प्रबंधन, भारत चीन संबंध, आपदा प्रबंधन। हाँ, और केंद्र राज्य संबंध भी, जैसे केंद्र और असम राज्य के बीच तालमेल। बिल्कुल, इन सभी पहलुओं पर ध्यान देना जरूरी होगा। तो अगर आपको हमारी एक गहरी पड़ताल जानकारीपूर्ण और उपयोगी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप किसी और पहलू पर चर्चा चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। हम याद दिला दें, ये विश्लेषण इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित लेख पर आधारित था।